पहला प्रश्न है संधि काल की समय सीमा क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1000 से 1375 विक्रमी संवत, 750 से 1000 विक्रमी संवत या फिर 1700 से 1900 विक्रमी संवत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, संधि काल जो नाम है यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा दिया गया था और यह नाम किसे दिया गया था, आदिकाल को। किसे दिया था, आदिकाल को। और दोस्तों आदिकाल को ही इन्होंने चारण काल नाम भी दिया है। अब देखिए इन्होंने जो चारण काल का समय माना है, चारण काल का जो समय माना है ये इन्होंने माना है 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संधि काल की जो समय सीमा मानी है वो मानी है संवत 750 से 1000 विक्रमी तक। अगला प्रश्न देखिए, जयचंद प्रकाश ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है। विकल्प देखिए मधुकर कवि, जगनिक, भट्ट केदार या फिर विद्यापति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। जयचंद प्रकाश ग्रंथ का रचयिता इनमें से कौन है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ भट्ट केदार जी। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति का संस्कृत ग्रंथ इनमें से कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विद्यापति से संबंधित एक आधा प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से कीजिएगा। विकल्प देखिए पुरुष परीक्षा, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर पदावली। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। विद्यापति जी का संस्कृत ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन्होंने ये दोनों ही रचनाएं किस में की हैं, अवहट्ट में। किस में की है, अवहट्ट में की है। तथा पदावली इन्होंने मैथिली भाषा में की है। और जो पुरुष परीक्षा है यह इन्होंने संस्कृत में लिखी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर अ, पुरुष परीक्षा। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम वाटिका और दान लीला किसकी कृतियां हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए सूरदास, रसखान, जयसी या फिर तुलसीदास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। प्रेम वाटिका और दान लीला किसकी कृतियां हैं, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। ये दोनों ही रचनाएं किसकी हैं, रसखान जी की। और दोस्तों रसखान जी ने और भी रचनाएं लिखी थी, उन्हें भी नोट कर लीजिए, जैसे कि सुजान, रसखान महत्वपूर्ण रचना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दूसरी लिखिए रसखान ग्रंथावली, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें रसखान जी के जन्म की, तो इनका जन्म 1548 ईस्वी में काबुल में हुआ था, जो कि आज के समय में अफगानिस्तान में स्थित है। तथा इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी, जो कि वृंदावन में हुई थी। और दोस्तों ये कृष्ण भक्त थे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के वार्ता ग्रंथों के रचयिता इनमें से कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए सदासुखलाल, मुंशी इंशा अल्लाह खान, गोस्वामी गोकुलनाथ या फिर सदल मिश्र। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा। हिंदी के वार्ता ग्रंथों के रचयिता इनमें से कौन है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ गोस्वामी गोकुलनाथ जी। दोस्तों गोस्वामी गोकुलनाथ जी ने 2 ग्रंथ लिखे, जिनका नाम था 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अगर हम बात करें गोस्वामी गोकुलनाथ जी के संप्रदाय की, तो ये बल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये विट्ठलनाथ जी के चौथे पुत्र थे। और अगर हम बात करें विट्ठलनाथ जी के पिता की, तो इनके पिता थे, कौन थे, वल्लभाचार्य।
जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। अब दोस्तों आप सभी ने बताना है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, धर्मवीर भारती की रचना कनुप्रिया किस पर आधारित है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, राधा कृष्ण प्रेम की, राम सीता प्रेम की, शिव पार्वती प्रेम की, या फिर सती विवाह। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी की रचना कन्नुप्रिया किस पर आधारित है। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, केशव दास को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई। विकल्प देखिए, भाषावादी, रसोपासक, अलंकारवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, केशव दास जी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, अलंकारवादी। दोस्तों केशव दास जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए केशव दास जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए 1555 विक्रमी संवत में इनका जन्म ओरछा नाम की जगह पर हुआ था। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, केशव दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, ओरछा में। कब हुआ था, 1555 विक्रमी संवत में। और इनकी मृत्यु 1618 विक्रमी संवत के लगभग मानी जाती है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। और दोस्तों केशव दास जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, सदा सुखलाल, राम प्रसाद, निरंजनी, दिनकर जी, या फिर पंथ। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, राम प्रसाद निरंजनी जी की। अगला प्रश्न देखिए, पुरूरवा किस ग्रंथ का मुख्य पात्र है। विकल्प देखिए, कामायनी, रामचरितमानस, चिदंबरा, या फिर उर्वशी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, पुरूरवा किस ग्रंथ का मुख्य पात्र है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, उर्वशी। दोस्तों उर्वशी ग्रंथ रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया था। और इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए, जैसे कि कुरुक्षेत्र, रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार तथा परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न देखिए, सांध्य गीत किसकी रचना है। विकल्प देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, सांध्य गीत इनमें से किसकी रचना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, महादेवी वर्मा जी की सांध्य गीत रचना है। अगला प्रश्न देखिए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, भामा, बामन, रुद्रट, या फिर विश्वनाथ। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, बामन जी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का पारिभाषिक अर्थ क्या हो जाएगा। विकल्प देखिए, अंतरराष्ट्रीय परिवहन, राष्ट्रीय परिवहन, अंतरराज्यीय परिवहन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का पारिभाषिक अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इंटर स्टेट जो शब्द है यह दो राज्यों के बीच में होता है।
तो ये क्या हो जाएगा, अंतर राज्य, और ट्रांसपोर्ट का अर्थ होता है परिवहन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी, अंतर राज्य परिवहन, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट का पारिभाषिक अर्थ है। अगला प्रश्न देखिए, फैक्ट्री डायरेक्टर की परिभाषिक शब्दावली है। विकल्प देखिए, कारखाना निर्देशक, कार्यशाला निर्देशक, फैक्ट्री निर्देशक, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, फैक्ट्री डायरेक्टर की परिभाषिक शब्दावली इनमें से कौन सी है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, कारखाना निर्देशक। अगला प्रश्न देखिए, पदच्युत की परिभाषिक शब्दावली चुने। विकल्प देखिए, डिस्प्लेस, डिसमिस, डायग्नोस, या फिर एक्सक्लूड। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, पदच्युत की परिभाषिक शब्दावली इनमें से क्या हो जाएगी, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, डिसमिस करना। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घा की पारिभाषिक शब्दावली चुने। विकल्प देखिए, ग्लोसरी, गारंटी, जियोलॉजी, या फिर गैलरी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, दीर्घा की पारिभाषिक शब्दावली चुने, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, गैलरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तालमेल की पारिभाषिक शब्दावली चुने। विकल्प देखिए, बॉन्डिंग, हार्मोनी, फिक्सेशन, या फिर डिस्क्रेशन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, तालमेल की पारिभाषिक शब्दावली चुने, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, बॉन्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, विरोधाभास की पारिभाषिक शब्दावली चुने। विकल्प देखिए, ऑर्डिनेंस, पैराडॉक्स, पैरामाउंट, या फिर नॉमिनी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विरोधाभास की पारिभाषिक शब्दावली इनमें से क्या हो जाएगी, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, पैराडॉक्स। अगर हम बात करें इसी को पंजाबी में प्रोनाउंस करने की, तो पैराडॉक्स का अर्थ होता है पंबल पूसा। ठीक है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है। विकल्प देखिए, निर्वेद, शोक, करुण, या फिर भक्ति। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, शांत रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है, निर्वेद। अगला प्रश्न देखिए, अस्थिर मनोविकार क्या होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, संचारी भाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, या फिर सात्विक अनुभाव। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, अस्थिर मनोविकार क्या होते हैं, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, संचारी भाव। और दोस्तों अगर हम बात करें संचारी भाव की, तो भरत मुनि जी ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, और देव कवि ने इनमें से एक संचारी भाव और इसमें शामिल कर संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। अब आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि 34वां संचारी भाव जो कि देव कवि जी द्वारा शामिल किया गया है कौन सा है। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस रसराज क्यों है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, इसमें 33 संचारी भावों का समावेश है, इसमें कामोद्रेक की अधिकता है, इसकी उत्पत्ति शीर्घ धातु से हुई है, या फिर इनमें 8 सात्विक भाव हैं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस रसराज क्यों है, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, इसमें 33 संचारी भावों का समावेश है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रहास का समानार्थी बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, तलवार, फूल, नवचर, या फिर पूत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा, चंद्रहास का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, तलवार। और दोस्तों तलवार के साथ साथ अगर प्रश्न में आपको खड़क भी दिया जाए तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निकेतन का समानार्थी शब्द बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, धरती, ग्रह, द्रुम,
या फिर उदक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? निकेतन का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ ग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यमुना का समानार्थी बताओ। दोस्तों यमुना शब्द में से आपको प्रश्न बन सकता है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। विकल्प देखिए, नदी, सुरसरी, सूर्यसुता या फिर श्वेता। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? यमुना का समानार्थी शब्द इनमें से क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ सूर्यसुता। दोस्तों यमुना के अन्य समानार्थी शब्द हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो लिखिए अर्कजा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। भानुजा, भानुजा भी बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा, और ज्यादातर एग्जाम में जो पूछी जाती है वो है कालिंदी। कौन सी है? कालिंदी। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर परीक्षा में आपको रवि तनय, जमुना, कालगंगा आदि दिया जाता है तो वो भी यमुना के समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न देखिए, रुचिर का समानार्थी बताओ। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में 99% जो स्टूडेंट है ये प्रश्न को गलत करके आते हैं, परंतु आज के बाद आप ये प्रश्न कभी भी गलत करके नहीं आओगे। विकल्प देखिए, सुंदर, रुचिकर, रूपवान या फिर रूपवती। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रुचिर का समानार्थी शब्द इनमें से क्या होगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ सुंदर। ज्यादातर स्टूडेंट रुचिकर इसका उत्तर लगाकर आते हैं जो कि गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रवि का समानार्थी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, सूर्य, शशांक, राहु या फिर घोटक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रवि का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ सूर्य। दोस्तों सूर्य के अन्य समानार्थी शब्द भी हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए। तो लिखिए, अगर परीक्षा में आ जाए भानु तो ये क्या हो जाएगा? रवि का समानार्थी। सविता, दिनेश, अंशुमाली। दोस्तों ये ज्यादातर पूछा जाता है। अंशुमाली आपसे ज्यादातर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाता है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सूरज, दिनकर, ये सभी नाम किसके हैं? रवि के हैं। और एक और महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिए, मार्तंड। कौन सा है? मार्तंड। ये भी सूर्य का यानी कि रवि का समानार्थी शब्द है। और दोस्तों देखिए, शशांक किसका समानार्थी है? चांद का। घोटक किसका है? घोड़े का। अगला प्रश्न देखिए, पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, बेइज्जती करना, बुरा लगना, शुरू करना या फिर निर्दोष। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ बेइज्जती करना। अगला प्रश्न देखिए, शेर के दांत गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? विकल्प देखिए, मूर्खतापूर्ण काम करना, साहसी कार्य करना, निरुत्तर करना या फिर मरने की परवाह ना करना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? शेर के दांत गिनना का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ साहसी कार्य करना। अगला प्रश्न देखिए, झांसा देना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। विकल्प देखिए, मूर्ख बनाना, धोखा देना, प्यार करना या फिर लालच देना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? झांसा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ धोखा देना। अगला प्रश्न देखिए, टका सा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। विकल्प देखिए, साफ इनकार करना, खुशियां मनाना, धूर्त होना या फिर मूर्खों में समझदार होना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? टका सा जवाब देना।
दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे या ऐसे लोग होंगे, जब आपको जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने आपको टका सा जवाब दे दिया होगा, मतलब कि साफ इनकार कर दिया होगा। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, टका सा जवाब देना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? साफ इनकार करना। अगला प्रश्न देखिए, घुटने टेक देना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। विकल्प देखिए, घुटनों में दर्द होना, पांवों में सोजिश होना, हार मान लेना या फिर बना बनाया काम बिगाड़ना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घुटने टेक देना। मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, हार मान लेना। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के अलावा दूसरे किस ग्रंथ की रचना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, शिव सिंह सरोज, कविता कौमुदी, हिंदी नवरत्न या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के अलावा दूसरा कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, हिंदी नवरत्न, जो कि 1910 ईस्वी में लिखा गया था। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास की, तो यह 1929 ईस्वी में शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, गारसा दा तासी के ग्रंथ का द्वितीय संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में कंफ्यूज्ड करने के लिए पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, 1839, 1871, 1847 या फिर 1855 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? गारसा दा तासी के ग्रंथ का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 1871 ईस्वी में द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ। और दोस्तों अगर हम गारसा दा तासी के पहले संस्करण की बात करें तो यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दोस्तों गारसा दा तासी जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ का नाम था इस्तबार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी और यह हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ था जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसमें 738 कवियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 72 हिंदी के कवि हैं। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर कृष्ण शंकर शुक्ल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। अन्य 2 ग्रंथों के नाम आप नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का द्वितीय संस्करण भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित है? विकल्प देखिए, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ए गियर्सन, श्याम सुंदर दास या फिर महेश दत्त शुक्ल जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का द्वितीय संस्करण भाषा काव्य संग्रह किसके द्वारा रचित था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी गोविंद रत्नमाला का दूसरा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? विकल्प देखिए, 1909, 1914, 1918 या फिर 1947 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? हिंदी गोविंद रत्नमाला का दूसरा भाग किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, 1914 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखा गया था।
अगला प्रश्न देखिए, गारसा दा तासी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के दूसरे संस्करण के कितने भाग थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए 2, 3, 4 या फिर 8। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? गारसा दा तासी द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के दूसरे संस्करण के कितने भाग थे? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 3 भाग थे। अगला प्रश्न देखिए, भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ कहां प्रकाशित हुआ था? विकल्प देखिए काशी में, मथुरा में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ कहां प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ लखनऊ में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए प्रसाद, निराला, अज्ञे या फिर पंत जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ अज्ञे जी। अज्ञे जी प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने 1965 ईस्वी में अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और इसमें इन्होंने काल विभाजन किया था। सबसे पहले प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल तथा आधुनिक काल। तो ये 4 काल इन्होंने विभाजित किए थे। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध कवियों द्वारा प्रस्तुत भाषा को क्या कहा जाता है? विकल्प देखिए डिंगल, अपभ्रंश, अवहट या फिर सांध्य भाषा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ संध्या भाषा। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको संध्या भाषा भी लिखा जा सकता है, तो आपको अगर संध्या भाषा भी लिखी आती है तो उसे भी आप टिक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा या फिर भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? त्याग पत्र उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो देखिए दोस्तों, त्याग पत्र उपन्यास 1937 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया था, और यह उपन्यास अनमेल विवाह के दुष्परिणाम पर आधारित उपन्यास था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए इंशा अल्लाह खान, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर सदा सुखलाल जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? तो देखिए दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में हुई थी, तथा इसमें हिंदी के अध्यापक थे सदल मिश्र जी, और सदल मिश्र जी के द्वारा नासिकेतोपाख्यान नामक रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए गवन, गोदान, करम भूमि या फिर प्रेम आश्रम। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ गोदान, जो कि 1936 ईस्वी में प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संत कवियों में कौन सा संत कवि पढ़ा लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विकल्प देखिए दादू दयाल, रैदास, कबीर या फिर सुंदर दास। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इन संत कवियों में कौन से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कवि थे? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न देखिए, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? विकल्प देखिए रैदास, नाभादास,
धर्मदास या फिर जीवादास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए भक्तमाल के जो रचनाकार हैं वो हैं नाभादास और इस रचना को इन्होंने 1585 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम क्या है? विकल्प देखिए, भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या फिर शिव शंभू के चिट्ठे। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा निबंध संग्रह कौन सा लिखा गया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, खंड। दोस्तों पद्मावत में 33 खंड दिए गए हैं और यह जायसी जी के द्वारा 1540 विक्रमी संवत में लिखा गया महाकाव्य था और यह अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य था। अगला प्रश्न देखिए, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? विकल्प देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भरतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगला प्रश्न देखिए, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? विकल्प देखिए, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारू चंद्रलेखा या फिर तितली। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए दोस्तों, कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी तथा तितली ये तीनों ही जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, परंतु चारू चंद्रलेखा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अन्य रचना जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कल्पलता। कल्पलता एग्जाम में पूछी जा सकती है, अच्छे से कर लीजिएगा। दोस्तों ये थे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।